हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जीके का नया चैप्टर बहुत टाइम के बाद। और ये चैप्टर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो हमारे एग्जाम में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपने सैनिक स्कूल का, आरएमएस का जब भी एग्ज़ाम दिया हो पहले, या फिर आपने कभी पुराने पेपर देखे होंगे, तो आपको पता होगा कि उसमें इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे आते हैं। तो इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि यूएन होता क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हमारी क्या हैं और किस तरीके से वो काम करती हैं, हम इसको पूरा यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे शुरू करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारी है यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन हमारी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे यूनाइटेड नेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि कब इसका फॉर्मेशन हुआ था, कब इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, कितनी कंट्रीज़ इसमें पार्टिसिपेट करती हैं और कौन कौन सी कंट्रीज़ में इसका क्या रोल रहता है या फिर किस फील्ड में इसका काम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं यूनाइटेड नेशंस की शुरुआत कब हुई थी, कब इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था और इसको कहाँ से पूरा कंट्रोल किया जाता है, कौन कौन सी कंट्रीज़ इसमें मेंबर हैं। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले मैंने आपको जैसे बताया कि यूनाइटेड नेशन की जो इस्टेब्लिशमेंट हुई है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यूनाइटेड नेशन, और जो मैं यहाँ पे टर्म्स लिखने वाली हूँ आप भी उन्हें साथ साथ में नोट डाउन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखने वाले जितने भी टर्म्स अभी हमारे आने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उनमें से हमारे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं यूनाइटेड नेशन का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। इस्टेब्लिश कब हुआ है हम ये देखते हैं इसको। इस्टेब्लिशमेंट हुई है इसकी 24 अक्टूबर 1945 में। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे लिए कि 24 अक्टूबर 1945 में यूनाइटेड नेशंस का इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। नेक्स्ट उसके बाद हम इसमें ये देखेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट 24 अक्टूबर 1945 को हुई है तो हर साल यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस डे, और ये किस दिन सेलिब्रेट होता है, जिस दिन उसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। एवरी ईयर 24 अक्टूबर को क्या होता है हमारा यूनाइटेड नेशन डे सेलिब्रेशन किया जाता है। ठीक है, इतना यहाँ से क्लियर हो गया है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें मेंबर ऑफ कंट्रीज़ कितनी हैं। यूनाइटेड नेशन में मेंबर ऑफ कंट्रीज़ यानी कि कितनी कंट्रीज़ इसमें पार्ट करती हैं या इसकी मेंबर्स हैं, और जिसमें ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काम करती है। तो इसमें टोटल 193 कंट्रीज़ हैं जो कि मेंबर है इसकी। और साथ में इसमें अगर हम देखें कि जो करंट में अभी एक कंट्री इसमें ऐड हुई है जिसका 193 नंबर आता है, करंट कंट्री कौन सी है वो, उसका नाम भी हम लिख लेंगे क्योंकि ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है जानना। तो वो करंट कंट्री है आपकी साउथ सूडान। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि करेंटली सबसे लास्ट में कौन सी कंट्री जो है वो यूनाइटेड नेशन की मेंबर बनी है। ये हो गया। नेक्स्ट उसके बाद इसकी कुछ ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जिसमें काम होता है वहाँ पे। तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस सबसे पहले इंग्लिश, उसके बाद है फ्रेंच, देन स्पेनिश, उसके बाद आती है चाइनीज़, और लास्ट लैंग्वेजेस में अरेबिक। ठीक है, ये कुछ ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, आप इसको यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद इनमें से दो लैंग्वेज ऐसी हैं, जैसे ये इंग्लिश एंड मैंने आपको बताया कि ये तो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, इंग्लिश और फ्रेंच इसकी क्या है, वर्किंग लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, जिन भाषाओं में काम होता है। तो वर्किंग लैंग्वेजेस कौन सी हैं, वो वर्किंग लैंग्वेजेस हैं आपकी ऊपर की जो दो स्टार्टिंग की मैंने अभी आपको बताया कि इंग्लिश एंड साथ में फ्रेंच। ठीक है, ये वो दो लैंग्वेजेस हैं जिनमें यूनाइटेड नेशन की जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो वर्क करती हैं, वर्किंग लैंग्वेज एंड साथ में ऑफिशियल लैंग्वेजेस की अगर हम बात करते हैं तो ये बाकी की जो तीन और हैं ये सब मिलके क्या बनती हैं, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस बनती हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब हम उसके बाद देखेंगे कि यूनाइटेड नेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि वर्ल्ड के डिफरेंट जो हमारी
सोशल हमारे वर्क्स होते हैं, या फिर यहाँ पे चिल्ड्रंस की एजुकेशन की हम बात करें, वुमेन सेफ्टी की हम बात करें, तो वो सारे के सारी चीज़ें यूनाइटेड नेशन के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस देखती हैं। इकोनॉमिकल ग्रोथ, या फिर दो कंट्रीज़ के बीच में जो डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉल्व करना, इस तरीके के सारे काम कौन करता है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन करता है। अगर कभी भी दो कंट्रीज़ के बीच में किसी भी तरीके से लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, वो ये 193 कंट्रीज़ की बात हम कर रहे हैं, तो ये सब कुछ सॉल्व कौन करेगा? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन उसको सॉल्व करेगी। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो करंट में जनरल सेक्रेटरी हैं वो कौन है। ठीक है, तो करेंटली अगर हम यहाँ पे देखें जनरल सेक्रेटरी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के, जनरल सेक्रेटरी मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ GS। ठीक है, तो वो कौन है? एंटोनी, सॉरी गलत हो गया है, आप स्पेलिंग सही लिखेंगे, एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, ये सेकंड टर्म में UN के क्या बने हैं? जनरल सेक्रेटरी बने हैं। तो ये अभी करंट में ये 2017 से लेके अभी तक 2025 में भी यही है, नेक्स्ट ईयर 26 तक भी यही रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये इसके करंट जनरल सेक्रेटरी हो गए। अब हम इसके बाद आगे इसके कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स देखने वाले हैं, आप इसको नोट डाउन करेंगे। ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और आपको पता है कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होती है तो मैं आपको बताती हूँ कि आपने उससे स्टार मार्क कर लेने। ठीक है, नेक्स्ट अब हम यहाँ पे देखेंगे प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ UN। प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ UN का मतलब क्या हो गया? अब जैसे हमारी बॉडी है, ठीक है, मैं आपको ये चीज़ बता देती हूँ कि जैसे कोई भी बॉडी होती है, उस बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जो कि उस पूरी बॉडी को फॉर्म करते हैं, और उन ऑर्गन्स का डिफरेंट फंक्शन होता है बॉडी के अंदर। जैसे हम अगर अपनी बॉडी की बात करें, हमारे हार्ट का फंक्शन क्या है? ब्लड को पंप करना। हमारे लंग्स का फंक्शन है रेस्पिरेटरी सिस्टम में हेल्प करना। आपके स्टमक का फंक्शन है डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करना। तो इस तरीके से हमारे जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनका डिफरेंट फंक्शन होता है। इसी तरीके से यूनाइटेड नेशन की जो ऑर्गेनाइजेशंस है उसमें जो ऑर्गन्स हैं उसके, UN के कितने ऑर्गन हैं? टोटल 6 ऑर्गन्स हैं। ठीक है, ये 6 ऑर्गन्स जो हैं वो डिफरेंट वे में अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं, और इनका अलग अलग काम होता है। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं जनरल असेंबली। ठीक है, जो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो है जनरल असेंबली। जनरल असेंबली को एक और चीज़ बोलते हैं, यहाँ पे इसको बोला जाता है मिनी पार्लियामेंट। मिनी पार्लियामेंट, ठीक है, वर्ल्ड की मिनी पार्लियामेंट इसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जनरल असेंबली एक ऐसा ऑर्गन है UN का जहाँ पे 193 कंट्रीज पूरे साल भर में एक बार क्या करती हैं? वहाँ पे मीटिंग होती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ प्रेजेंट है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, न्यूयॉर्क USA में। ठीक है, न्यूयॉर्क USA के अंदर क्या है? इसका हेडक्वार्टर है। अभी यहाँ पे एक चीज़ और है कि हमारी जितनी भी UN की यहाँ पे ऑर्गन्स हैं उनमें से सारी की सारी ऑर्गन्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। ठीक है, सिर्फ एक ऐसा हमारा यहाँ पे ICJ ये जो थर्ड है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ प्रेजेंट है? इसका हेडक्वार्टर है हेग, नेदरलैंड में। ठीक है, तो ये सिर्फ एक ऐसा हमारा ऑर्गन है UN का जिसका हेडक्वार्टर हेग, नेदरलैंड में है। बाकी सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशंस जितने भी ऑर्गन्स हैं इसकी UN की, उन सब का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में है। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये इसका हेडक्वार्टर है, तो आप इसको याद रखेंगे। इसमें से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है, RMS में भी पूछा गया है, सैनिक स्कूल में भी आ सकता है, या फिर कभी पहले आया भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है। अब मिनी पार्लियामेंट इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि जनरल असेंबली एक ऐसी असेंबली है जहाँ पे वर्ल्ड की 193 कंट्रीज जो कि UN की मेंबर्स हैं, वो पूरे साल भर में हर साल एक बार क्या होता है UN में, यहाँ पे न्यूयॉर्क USA के अंदर क्या होती है? ये असेंबली होती है जिसमें सारी कंट्रीज़ अपने अपने प्रॉब्लम्स को, अपनी सारी चीज़ों को लेके आती हैं, उसके बाद उनका सॉल्यूशन निकाला जाता है। तो अपने पॉइंट्स को रखने के लिए यहाँ पे मीटिंग होती है, जिस वजह से इसको क्या बोला जाता है? मिनी पार्लियामेंट। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद जनरल असेंबली के बाद अगला हमारा सिक्योरिटी काउंसिल। सेकंड क्या है? सिक्योरिटी काउंसिल। ये पहली थी, सेकंड सिक्योरिटी काउंसिल है। सिक्योरिटी काउंसिल को वर्ल्ड्स पुलिसमैन भी बोला जाता है। ठीक है, आप ऐसे करके इन्हें याद रख सकते हैं कि वर्ल्ड्स पुलिसमैन इसे कहा जाता है। अब इसको वर्ल्ड्स पुलिसमैन क्यों कहा जा रहा है, और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? हेडक्वार्टर सेम है,
न्यूयॉर्क यूएसए। ठीक है, तो ये आप इसके सामने लिख लेंगे कि सिक्योरिटी काउंसिल जो यूएन की सेकंड ऑर्गेनाइजेशन है, सेकंड ऑर्गन है यूएन का, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए में और इसको वर्ल्ड्स पुलिसमैन बोला जाता है क्योंकि ये एक ऐसा ऑर्गन है यूएन का जो कि वर्ल्ड की सारी कंट्रीज़ के बीच में सिक्योरिटी और पीस को मेंटेन करने का काम करता है। इसका फंक्शन क्या है? मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी। ये क्या कर रहा है यहाँ पे? पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन कर रहा है सारी कंट्रीज़ के बीच में। ठीक है, पीस और सिक्योरिटी। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, अब हम नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। मैंने आपको अभी बताया कि इसका जो क्या है, हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड में प्रेजेंट है। तो इसका हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड में जो प्रेजेंट है उसके लिए इसको क्या बोला जाता है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मतलब है कि वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज़ हैं, 193 कंट्रीज़ जो कि यूएन की पार्ट हैं, वो कंट्रीज़ क्या करेंगी, जब भी वहाँ पे उन कंट्रीज़ के आपस में क्या हो रहे हैं, कोई डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, वो सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, तो वो उस प्रॉब्लम को लेके आईसीजे के पास जा सकते हैं और वहाँ पे उसका सॉल्यूशन उनको मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? वर्ल्ड्स कोर्ट। ये इसके लिए हम एक टर्म देख लेते हैं, वर्ल्ड्स कोर्ट इसको बोला जा रहा है। और ये सिर्फ एक ऐसा ऑर्गन है जिसका जो हेडक्वार्टर है वो बाकी हेडक्वार्टर से डिफरेंट है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम देखते हैं सेक्रेटेरिएट। सेक्रेटेरिएट है कि वर्ल्ड की जितनी, इसका भी हेडक्वार्टर सेम रहेगा न्यूयॉर्क में जो कि यूएसए के अंदर है। ठीक है, सेम हेडक्वार्टर। और उसके बाद जो इसका फंक्शन है, सेक्रेटेरिएट का फंक्शन क्या है कि वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके बीच में आपस में जितना भी ब्रदरहुड देखना है या फिर सिक्योरिटी और पीस का काम है, वो सब कुछ देखने का काम किसका है? सेक्रेटेरिएट का है। और ये भी इसी तरीके से काम करेगी। ठीक है, तो अपना अपना फंक्शन है सबका। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है। इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल का फंक्शन क्या होगा? जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके बीच में इकोनॉमिक जितनी भी ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमिकल, सोशल, एजुकेशनल अगर हम बात करें तो वो भी इसी के अंदर आएगा। ये सारे के सारे जो टर्म्स हैं इनको देखने का काम, इनकी मेंटेनेंस का काम सारी कंट्रीज़ के बीच में इस तरीके से रिलेट कराने का काम इकोनॉमिक वे में या फिर सोशल तरीके से या एजुकेशनल वे में इन कंट्रीज़ को आपस में जब रिलेट कराना है तो वो काम किसका होगा? इकोसॉक का होगा। ठीक है, यानी कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का ये काम है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर भी सेम है। नेक्स्ट उसके बाद है ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल एक ऐसी काउंसिल है जो करंट में ये बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क के अंदर है। ठीक है, और ट्रस्टीशिप इस काउंसिल का काम क्या है? इसका फंक्शन ये है कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं अगर उनमें किसी भी तरीके से इकोनॉमिकली वो ग्रो नहीं कर पा रही हैं तो उनको हेल्प आउट करना कि किस तरीके से वो आगे बढ़े और उनकी कंट्री को, मतलब उस कंट्री को इकोनॉमिकली बाकी कंट्रीज़ के बराबर लेके आने का काम किसका है? ट्रस्टीशिप काउंसिल का है। लेकिन अभी अगर हम करंट की बात करें तो सारी की सारी कंट्रीज़ इस काउंसिल के अकॉर्डिंग क्या है? इतनी कैपेबल हैं कि वो खुद को ग्रो करा सकती हैं। तो इस वजह से अभी ये बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है। ठीक है, लेकिन ये फिर भी यूएन का पार्ट है। तो ये कुछ प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं यूएन के जो कि हमें बहुत अच्छे से याद करने हैं और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मिनी पार्लियामेंट, वर्ल्ड्स पुलिसमैन और वर्ल्ड्स कोर्ट इस तरीके से इसके फॉर्म भी याद कर सकते हैं कि शॉर्ट में या फिर निकनेम के फॉर्म में इनको क्या बोला जाता है। ठीक है, अब हम उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यूएन की कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस। मैंने आपको अभी बताया कि यूएन एक क्या है? एक सेंटर हम उसको मान लेते हैं। उस सेंटर के अराउंड बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स वर्क करते हैं जो कि डिफरेंट तरीके से हर एक फॉर्म को देख रहे हैं। ठीक है, वर्ल्ड के हर एक कॉर्नर को, हर एक सोशल से लेके एजुकेशनल से लेके या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं, दो कंट्रीज़ की आपस में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसको सॉल्विंग की बात हम करते हैं, तो ये सारा काम इस कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का होता है जो कि इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, जानना भी। अब हम यहाँ पे सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हु। ठीक है, WHO जिसे हम बोलते हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1948 में। ठीक है, थोड़ा सा हैंग कर रहा है बोर्ड। तो इसका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो फॉर्मेशन हुआ है, एस्टैब्लिशमेंट 1948 में। यहाँ पे जितने भी आपको मैंने अभी ऑर्गेनाइजेशंस लिखाए हैं आप इनको नोट डाउन करेंगे और
जैसे स्टैब्लिशमेंट ईयर बोला है, हेडक्वार्टर बोला है, मेंबर ऑफ कंट्रीज़ बोला है। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का स्टैब्लिशमेंट किस ईयर में हुआ था, तो हमें पता होना चाहिए, या फिर उसका हेडक्वार्टर कहाँ प्रेजेंट है। हेडक्वार्टर वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो हमें याद रखना है, ठीक है। जेनेवा आपको मैं बता देती हूँ, ये स्विट्ज़रलैंड में प्रेजेंट है, ठीक है। जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में WHO का क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है, और इसमें मेंबर ऑफ कंट्रीज़ कितनी है, 194 कंट्रीज़ इसकी मेंबर हैं। तो WHO का फंक्शन क्या है कि वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज़ हैं, इन 194 कंट्रीज़ में जो हेल्थ सिस्टम है कि चिल्ड्रंस की हेल्थ से लेके जो एडल्ट्स हैं या फिर जो भी लोग हैं वहाँ पे रहने वाली जितनी भी पॉपुलेशन है, उनकी हेल्थ डेटा को कलेक्ट करना और हेल्थ सिस्टम को प्रॉपर तरीके से काम कराना, ये सारा फंक्शन किसका है, WHO का है, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। तो मेन इसका फंक्शन क्या है, वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनकी हेल्थ मेंटेनेंस का, या फिर हेल्थ इश्यूज़ को रिजॉल्व करने का, डिजीज़ेस से फाइट करने का, ठीक है, ये सारा काम किसका है, WHO का है। क्लियर हो गया इतना। नेक्स्ट हम सेकंड यहाँ पे देखते हैं, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड, यानी कि यूनिसेफ आपने बहुत बार नाम भी सुना होगा। यूनिसेफ का फुल फॉर्म आगे लिखा हुआ है। इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1946 में, ठीक है। ये कब स्टैब्लिश हुआ है, 1946 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क के अंदर, ठीक है। जहाँ पे UN का हेडक्वार्टर है वहीं यूनिसेफ का हेडक्वार्टर भी है। इसमें जो कंट्रीज़ है 190 प्लस है, कोई पर्टिकुलर डेटा हमारे पास नहीं है कि कितनी कंट्रीज़ है, लेकिन 190 प्लस है वो, तो वो 194, 3, 2 कुछ भी हो सकती है इनमें से। अब यूनिसेफ का फंक्शन क्या है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड, नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये किसके लिए काम करती है, चिल्ड्रंस के लिए काम करती है, यानी कि बच्चों के लिए, ठीक है। जो चाइल्ड एजुकेशन है इसका मेन फंक्शन है, यूनिसेफ का सबसे मेन फंक्शन चाइल्ड एजुकेशन पे ध्यान देना, ठीक है। सारी कंट्रीज़ में बच्चों की जो एजुकेशन है, पढ़ाई है उसका। दूसरा जो बच्चों की हेल्थ है, चाइल्ड की हेल्थ, और थर्ड है चाइल्ड सेफ्टी, ठीक है। अगर हम कुछ मेन टर्म्स की यहाँ पे बात करते हैं तो चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड हेल्थ और चाइल्ड सेफ्टी, इसका सबसे मेन फंक्शन है यूनिसेफ का, ठीक है। यानी कि बच्चों के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, काम करती है। तो इसके हमने स्टैब्लिशमेंट ईयर, हेडक्वार्टर, कंट्रीज़, मेंबर ऑफ कंट्रीज़ कितनी है, और कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की किसके लिए काम करती है, किस चीज़ के लिए काम कर रही है, वो मैंने यहाँ पे आपको दिखा दी है। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। अगली ऑर्गेनाइजेशन है हमारी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस नाम से पता चल रहा है, यहाँ पे एक वर्ड आया है डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि सारी कंट्रीज़ जो इसकी मेंबर है, कितनी कंट्रीज़, ये 166 कंट्रीज़ में जो डेवलपमेंट है, यानी कि इकोनॉमिकल वे में, एजुकेशनल वे में, या फिर सोशल इश्यूज़ के वे में, किसी भी तरीके से जो डेवलपमेंट हो रहा है, वो डेवलपमेंट को कौन देखेगा, UNDP उसको मेंटेन करेगा, उसको देखने का काम करेगा। इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1972 में, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में। अभी हमारे यहाँ पे ना हमने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस या फिर ऑर्गन्स की हम बात करते हैं, या UN की खुद बात करते हैं, तो हमने मोस्टली देखा कि उसके जितने भी हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ प्रेजेंट है, न्यूयॉर्क में प्रेजेंट है ना। तो हम यहाँ से इसको बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है, यानी कि जो डेवलपमेंट है कंट्रीज़ का, वो किसी भी वे में हो सकता है, वो सोशल वे में हो सकता है, या फिर हम बात करें एजुकेशनल वे की, पढ़ाई को लेके, ठीक है, या फिर कंट्रीज़ के आपस में जो रिलेशन है, ठीक है, रिलेशंस बिटवीन टू कंट्रीज़, दो कंट्रीज़ के बीच के रिलेशंस, वो किसी भी चीज़ को लेके हो सकते हैं, रिलेशन बिटवीन टू कंट्रीज़, नेटवर्क्स, दो कंट्रीज़ के बीच में, तीन कंट्रीज़ के बीच में जो आपस में उनके नेटवर्क्स हैं, इन सब के डेवलपमेंट का काम किसका है, UNDP का है, ठीक है। UNDP ये सारी चीज़ों को मेंटेन करता है यहाँ पे। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का काम क्या है, इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1944 में। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में, और इसमें मेंबर ऑफ कंट्रीज़ है 189। अब वर्ल्ड बैंक का सबसे मेन काम है कि जितनी भी कंट्रीज़ वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग, UN के अकॉर्डिंग, ऐसी कंट्रीज़ जो कि इकोनॉमिकली क्या है, पुअर सेक्शन में आती हैं, ठीक है, इकोनॉमिकली
ऐसी कंट्रीज जो कि इकोनॉमिकली क्या है, पुअर है, यानी कि वो अपने कंट्री में इकोनॉमिकल ग्रोथ नहीं कर पा रहे। अगर इकोनॉमिकल ग्रोथ नहीं है तो इसका मतलब है वहाँ पे एजुकेशनल सिस्टम भी बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा, सोशल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होंगे, कंट्रीज़ के आपस में रिलेशन अच्छे नहीं हो पाएंगे, डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा मेन हम अगर कहें तो। उस इशू को रिजॉल्व करने के लिए वर्ल्ड बैंक क्या करता है, ऐसी कंट्रीज़ को लोन प्रोवाइड करता है या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ करने में हेल्प करता है। तो ये फंक्शन है वर्ल्ड बैंक का, ठीक है। तो इकोनॉमिकल वे में किस तरीके से कंट्री को ग्रो कराया जाए ये देखने का काम किसका है, वर्ल्ड बैंक का, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF इसको शॉर्ट में बोलते हैं। इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ है 1945 में जब UN का स्टैब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वॉशिंगटन DC के अंदर। नेक्स्ट उसके बाद इसमें मेंबर ऑफ कंट्रीज़ हैं 191। अब इसका मेन फंक्शन क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मेन फंक्शन है, नाम से पता चल रहा है फंड, ठीक है। ये एक टर्म यहाँ पे एक वर्ड आया है मॉनेटरी फंड, यानी कि आपस में कंट्रीज़ का जो रिलेशन है इकोनॉमिकल तरीके से किस तरीके से वो मेंटेन रह सकता है, या फिर अगर कंट्री को किसी भी वे में कोई फंडिंग की ज़रूरत है कि किसी भी लेवल पे अगर ग्रो करना है कंट्री को एक प्रॉपर वे में ग्रो कराने के लिए जो फंड की ज़रूरत होती है, मनी की ज़रूरत होती है, वो कौन प्रोवाइड करेगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड उसको प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, ठीक है। इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1995 में। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर है, ठीक है। और मेंबर ऑफ कंट्रीज़ इसमें कितनी है, 164। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आपस में सभी कंट्रीज़ का जो ट्रेडिंग सिस्टम है, बिजनेस डेवलपमेंट है कि कंट्रीज़ आपस में एक साथ मिलकर किस तरीके से ग्रो कर रही है, ये काम किसका है, WTO का, ठीक है। यहाँ पे आपको इनके साथ में मैंने लोगोज भी दिखाए हुए हैं, आप ध्यान से देख सकते हैं इनको, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन UNESCO। ये हमने बहुत बार अपने GK के बहुत सारे चैप्टर्स में इसकी डेफिनेशन को पढ़ लिया है। और जब हमने एक चैप्टर पढ़ा था इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स, ठीक है, तो उस इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स में ये वर्ड हमारा बार बार आ रहा था कि यूनेस्को का फुल फॉर्म आपको मैंने तब भी बोला था कि आप इसे बहुत अच्छे से लर्न कर लेंगे, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होगा, यूनेस्को का फंक्शन क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, नाम से पता चल रहा है, पहला एजुकेशन के फॉर्म में, साइंटिफिक तरीके से, कल्चरल हेरिटेज और बाकी की भी जो सेफ्टी मेजर्स की अगर हम बात करें तो उसको भी देखता है ये। तो सबसे मेन इसका फंक्शन क्या है कि जितनी भी इसकी मेंबर ऑफ कंट्रीज़ है 193 कंट्रीज़, इन 193 कंट्रीज़ में जो एजुकेशनल सिस्टम है वो बहुत अच्छे से वर्क करता हो, एजुकेशनल सिस्टम एक प्रॉपर वे में काम कर रहा है, बच्चों की पढ़ाई का जो सारा का सारा डेवलपमेंट है वो किस तरीके से हो रहा है, ये देखने का काम है यूनेस्को का, ठीक है। सेकंड, साइंटिफिक वे में कि कंट्री जो है वो साइंटिफिकली किस तरीके से ग्रो कर रही है, साइंटिफिक तरीके से कहाँ पे कंट्री का लेवल पहुँच रहा है। थर्ड इसका है कल्चरल हेरिटेज। कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि जो जितनी भी यहाँ पे कल्चरल हमारी हेरिटेज होती है, हमने उस चैप्टर में ये भी पढ़ा था कि हमारी जितनी, मैं आपको बार बार ये भी बोल रही थी कि ये वाला हमारा मॉन्यूमेंट यूनेस्को के अंडर आता है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। इसका मतलब है कि जितनी भी हमारी क्या होती है कल्चरल हेरिटेज साइट्स होती हैं उनको बचा के रखने का काम किसका है, यूनेस्को का है, ठीक है। तो इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1945 में हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस में। और मेंबर ऑफ कंट्रीज़ कितनी है, 193, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम। एनवायरमेंटल प्रोग्राम का मतलब तो हमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड होगा, ठीक है। एनवायरनमेंट से रिलेटेड का मतलब है एनवायरमेंटल जितनी भी इश्यूज़ होंगे वो सारे के सारे कौन रिजॉल्व करेगा, यूनेप रिजॉल्व करेगा, ठीक है। और एनवायरमेंटल इश्यूज़ ही नहीं बल्कि एनवायरमेंटल तरीके से कैसे कंट्रीज़ ग्रो करेंगी, आपस में कैसा उनका कनेक्शन रहेगा, एक दूसरे को किस तरीके से एनवायरमेंटल वे में कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, और एनवायरनमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ों को के लिए कौन काम करता है, UNEP काम करता है, ठीक है। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1972 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नायरोबी में। एंड मेंबर ऑफ कंट्रीज़ इसकी कितनी है, 193 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जितने भी अभी तक UN के ऑर्गेनाइजेशन देखे, आपने ये देखा होगा कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपने अपने फील्ड में, डिफरेंट फील्ड में क्या है, डिफरेंट वर्क है। अब उसके बाद लास्ट हम यहाँ पे कुछ और दो देख लेते हैं।
इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अब नाम से पता चल रहा है एटॉमिक, तो ये जो वर्ड है एटॉमिक की जितनी भी कंट्रीज़ इसकी मेंबर है, ये 178 कंट्रीज़ जो उनके पास एटॉमिक पावर होगी, उस एटॉमिक पावर को किस तरीके से यूज़ करेंगे, यूज़ प्रॉपरली, प्रॉपर वे में। ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी कंट्रीज़ के बीच में झगड़ा हुआ और एटम बॉम्ब गिरा दिया वहाँ पे, या फिर अपनी एटॉमिक पावर को वहाँ पे शो कर रहे। इससे क्या होगा, उन कंट्रीज़ के अलावा बाकी की कंट्रीज़ पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अभी हम जब भी कोई वॉर्स देखते हैं तो उसका इफेक्ट जो है उसके आसपास की सभी कंट्रीज़ पे पड़ता है, वहाँ पे रहने वाले लोगों पे, एनवायरनमेंट पे, हर एक चीज़ पे उसका इफेक्ट हो रहा है ना। तो जो हमारी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है IAEA, इसका फंक्शन क्या है कि ये 178 कंट्रीज़ जिनके पास क्या होगी एटॉमिक पावर है, वो अपनी एटॉमिक पावर को किस तरीके से यूज़ करेंगी, किस प्रॉपर वे में यूज़ कर सकती हैं, वो सारा काम कौन करता है, IAEA का काम है वो, ठीक है। इसका फंक्शन ये है। तो यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, 1957 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर है वियना में, एंड मेंबर ऑफ कंट्रीज़ इसकी कितनी है, 178। इतना क्लियर हो गया यहाँ से। लास्ट हम देखते हैं ICJ, ठीक है। ICJ अभी मैंने आपको बताया था कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे देखो हेग नीदरलैंड में। ICJ क्या है, ऑर्गन है, ये ऑर्गन ऑफ UN, यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गन है ICJ। 6 ऑर्गन्स में से एक ICJ भी है। और इसको एक और चीज़ बोलते हैं हम, अभी मैंने आपको बताया था कि इसे कहा जाता है वर्ल्ड्स कोर्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे याद रख सकते हैं, वर्ल्ड्स कोर्ट। इसका इस्टेब्लिशमेंट 1945 में हुआ था, क्योंकि ये UN का एक ऑर्गन है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब ऑर्गन बनते हैं तभी जाके बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो इसका मतलब है 1945 में जब UN का फॉर्मेशन हुआ था, तभी हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फॉर्मेशन भी हुआ है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर, ये सिर्फ एक ऐसा ऑर्गन है जिसका हेडक्वार्टर नेदरलैंड में है, बाकी के सबका न्यूयॉर्क में है, ये हमने देखा था। और इसकी मेंबर ऑफ कंट्री सेम 193, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या है, ICJ का फंक्शन है कि वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ इसकी मेंबर हैं, उन कंट्रीज़ के बीच में आपस में कभी भी कोई भी डिस्प्यूट होता है, किसी भी तरीके से लड़ाई हो रही है, वॉर हो रही है, किसी भी वे में हो रही है, अगर उसका सोल्यूशन वो आपस में फाइंड आउट नहीं कर पा रहे तो वो कहाँ जाएंगे, ICJ के पास जाएंगे, ठीक है। ICJ में एक चीज़ इसमें हम देख लेते हैं, इसमें टोटल 15 जो होते हैं जजेस होते हैं, ठीक है। उन 15 जजेस में से 5 क्या होते हैं, परमानेंट होते हैं, और 5 में से जो 10 होते हैं वो क्या होते हैं, 9 ईयर्स के टेन्योर के साथ चेंज होते हैं, ठीक है। हर 9 साल में वो चेंज होंगे। तो ये इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कि 15 जजेस इसके अंदर हैं, 5 परमानेंट हैं, 10 9 ईयर्स के टेन्योर में चेंज होते हैं। अब एक चीज़ ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे है, वो आप नोट डाउन कर लेना, यहाँ पे मेंशन नहीं हो पाया वो कहीं पे, ये हैंग कर रहा है। तो हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि जो हमारा UN है, UN की जो जनरल असेंबली है उसके प्रेसिडेंट के बारे में, ठीक है। तो वो क्वेश्चन हमारा बहुत बार आता भी है, RMS के एग्ज़ाम में भी आया हुआ है कि UN की जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, UN में एक जो जनरल असेंबली होती है, इसको आप अलग से लिखेंगे, ये इसके साथ नहीं है, आप इसको अलग से नोट डाउन कर सकते हैं, नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करना ही पड़ेगा वैसे तो जनरल असेंबली, हमने देखा था कि जनरल असेंबली UN की क्या है, एक पहला ऑर्गन है UN का, ठीक है। इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं उसमें यहाँ पे एक नाम आता है विजया लक्ष्मी, थोड़ा सा हैंग कर रहा है, 2 सेकंड हम वेट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं वैसे बता देती हूँ तब तक आपको कि जनरल असेंबली के जो प्रेसिडेंट हैं उसमें हमारी कंट्री से, इंडिया से 1953 और 54 में पहली इंडियन, ठीक है, पहले इंडियन, और साथ में पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन रही है, विजया लक्ष्मी पंडित रही है 1953-54 में, ठीक है। तो ये आप नाम यहाँ पे लिखेंगे कि विजया लक्ष्मी पंडित जो थी फर्स्ट इंडियन एंड साथ में फर्स्ट
वुमेन प्रेसिडेंट, ठीक है, वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली, ठीक है, यूएन की जो जनरल असेंबली है उसकी पहली भारतीय एंड साथ में पहली महिला प्रेसिडेंट रही हैं, और कौन से ईयर में, 1953 से 1954 तक, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे लिए जिसे हमें याद करना है, याद रखना है। समझ आया इतना आपको? तो ये बहुत अच्छे से सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं, इसके बाद मैंने आपको अभी बताया कि ये हमारी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब इसके बाद वाले पीडीएफ में, इसके बाद वाली वीडियो में हम देखेंगे, इसके बाद वाले वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारी नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो किस तरीके से काम करती हैं, एंड लास्ट में अगले वीडियो में हम इसके और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चंस को साथ में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप इसे बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे और अगले वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।